हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेहता क्लासेस मंडी टवाली। तो लास्ट के जो लेक्चर्स थे उनमें हमने संज्ञानात्मक और नेटिव डेवलपमेंट किया था, ठीक है, जिसपे हमने जो 4 साइकोलॉजिस्ट थे उनके बारे में पढ़ा, उन्होंने क्या क्या प्रिंसिपल्स दिए, क्या क्या उन्होंने रूल्स दिए। आज हम अपना नेक्स्ट डेवलपमेंट है जो है मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास जिसको हिंदी में कहते हैं, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखो, मैंने आपके सामने 2 वर्ड लिखे हैं, मोरल और डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को तो हम सभी लोग जो है अच्छे से जानते हैं, बट ये मोरल जो वर्ड है, क्या जो ये हमारा मोरल वर्ड है, ये लैटिन लैंग्वेज के, जो हमारी लैटिन भाषा है उससे एक वर्ड है मोरस, उससे लिया गया, उससे बना है, जिसमें जो मोरस वर्ड है उसका मतलब होता है मैनर। मैनर को अगर हम हिंदी में बोले तो तरीका, रीति रिवाज, ठीक है। जो मोरल वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज मोरस से लिया गया है, और मोरस का इंग्लिश में जो मीन होता है वो क्या होता है, मैनर, रीति रिवाज या किसी काम को करने का तरीका, ठीक है। तो ये हुआ मोरल के बारे में। अभी मोरल डेवलपमेंट क्या है या मोरालिटी हम एक वर्ड बोलते हैं, वो क्या है। देखो, आपके सामने कभी कभी कोई सिचुएशन है, कोई एक सिचुएशन आपको दी गई है, तो आप उसमें से क्या है, आपको उन दोनों में से एक चूज करना है कि आप क्या चूज करोगे, ठीक है। अब सपोज करो कि जैसे आपने क्या है 10th पास कर ली। 10th पास करने के बाद आपको ये तो डिसाइडेड है कि आपका क्या है कि साइंस साइड में आपने जाना है, ठीक है। बट साइंस में भी क्या है, आपको समझ नहीं आ रही कि आप मेडिकल लो या नॉन मेडिकल लो। अब क्या करोगे, एक चीज पे चूज करोगे, ठीक है। तो आप सोचते हो कि यार मेरा मैथ्स तो क्या है, वीक है, तो मेरा नॉन मेडिकल लेना गलत होगा। क्यों? क्योंकि मुझे मैथ्स तो बिल्कुल ही नहीं आता, मैथ्स तो मेरा क्या है 36 का आंकड़ा है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं मेडिकल ले लेती हूँ। तो आपने क्या क्या, आपके सामने एक सिचुएशन थी, आपने इसमें से सही और गलत को चुना, ठीक है, कि आपके लिए सही क्या है और आपके लिए गलत क्या है। क्योंकि जब आपको मैथ ही नहीं आता तो आप नॉन मेडिकल लेकर क्या करोगे, ठीक है। ये तो ही हमारी वैसे ही मोरल डेवलपमेंट की बात नहीं, मैंने आपको एक एग्जांपल वैसे डिस्कस किया है। तो हम यहाँ पे मोरल डेवलपमेंट के बारे में ये कह सकते हैं कि जब आप समाज के कोई रीति रिवाज या मान्यताओं का पालन करके किसी बात को फॉलो करते हैं, कि हमें ये मानते हैं कि जो काम मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो समाज के अकॉर्डिंग, हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग सही है या नहीं, तो इन रीति रिवाजों नियमों का पालन करना ही क्या कहलाता है, नैतिक विकास कहलाता है, नैतिकता कहलाती है। क्या, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि समाज के नियमों, रीति रिवाजों का पालन करना क्या कहलाता है, नैतिक विकास कहलाता है या नैतिकता कहलाता है, ठीक है। अब ये देखो कि एक बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है हम उसे 0 ईयर का ही कहते हैं कि बच्चा पैदा हो गया, ठीक है। अब चलो स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स की अगर हम बात ना करें कि 0 to 3 ईयर्स की हम बात नहीं करते, 3 ईयर्स पे क्या है, बच्चे को कुछ कुछ समझ में आने लग जाता है कि क्या गलत है और क्या सही है। तब से लेके अब सपोज करो जब मैं 3 साल की थी, आज मैं 30 साल की हूँ, तो क्या मेरा जो नैतिक विकास है वो सेम रहेगा। उस टाइम पे तो मुझे कुछ नहीं पता होता था कि क्या मेरे लिए सही है और क्या गलत। आज मुझे मेरे लिए बहुत कुछ पता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत, खाने पीने को लेकर, पढ़ने पढ़ाने को लेकर, कितनी सारी चीजें जो है मुझसे अब जुड़ चुकी हैं, ठीक है। तो हर एज पे क्या है, हमारा जो नैतिक विकास है वो अलग अलग रहता है। जैसे हमने बात की थी कि संज्ञानात्मक विकास पे 4 जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने बात की है, वैसे ही जो नैतिक विकास है उस पे बात करने वाले भी 4 जने हैं, ठीक है। 4 साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने मोरल डेवलपमेंट पे काम किया, नैतिक विकास के जिन्होंने सिद्धांत दिए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोलबर्ग की ने, देन जीन पियाजे, थर्ड है हेमिंग,
हैविंग गस्ट। ये 4 हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया है, इन पे हैविंग हर्स्ट है, सॉरी यहाँ पे है और आएगा हैविंग हर्स्ट। इन चारों इंसानों ने क्या किया, इन चारों साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया है, नैतिक विकास के लिए सिद्धांत दिए हैं। बट जो क्वेश्चन आता है वो हमेशा कोलबर्ग से ही आता है, ठीक है, क्योंकि जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया था वो बिल्कुल फेलियर ही था। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास बहुत अच्छा रहा, बट जीन पियाजे ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया वो फेल था। हैविंग और हैविंग गस्ट, इनके तो अपने नाम भी नहीं सुने होंगे, क्योंकि मोस्टली जो अकेडमीज हैं, बुक्स हैं, वो ये टॉपिक जो है इनके नहीं कराते। बट हमें पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए कि कई बार क्या होता है कि पेपर में ना कि 4 साइकोलॉजिस्ट आपको दे दिए जाएंगे और उनमें से एक पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा नैतिक विकास से संबंध रखता है या फिर इनमें से कौन सा नैतिक विकास से संबंध नहीं रखता। तो हमें पता होना चाहिए। वैसे मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको इन दोनों के भी विकास के सिद्धांत कराऊं, ठीक है, क्योंकि अभी नियर बाय हमारा कोई एग्जाम नहीं है तो हम इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। हमारे पास बहुत टाइम है सिलेबस कवर करने के लिए। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, ठीक है, या कोलबर्ग का नैतिक विकास, कि इन्होंने नैतिक विकास के बारे में कौन कौन सी बातें कही हैं। करें स्टार्ट, चलो ठीक है। यहीं पे मैं एडिटिंग कर देती हूँ। मॉरल डेवलपमेंट बाय कोलबर्ग। कोलबर्ग का नैतिक विकास, ठीक है। अब ये जो थे कोलबर्ग, इनका जन्म तो हुआ था जर्मनी में, बट ये रहे कहाँ पे, अमेरिका में। इन्होंने जो भी अपने एक्सपेरिमेंट किए थे वो किस पे किए थे, मतलब अमेरिका में रहकर ही किए थे। तो इन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किए, जिस भी बेस पे किए, तो इन्होंने क्या किया था, सारे के सारे जैसे 10 to 18 ईयर्स के 72 बॉयज, 10 to 18 ईयर्स के 72 बॉयज पे इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए। उसके बाद क्या है, अपने थियरीज जो है, अपने प्रिंसिपल्स हैं, वो दुनिया को बताए। तो इनका जो सिद्धांत है उसमें इन्होंने उस सिद्धांत के 3 लेवल और 6 स्टेजेस दी हैं, ठीक है। 3 लेवल, स्तर और 6 स्टेजेस, 6 अवस्थाएं दी हैं। कंफ्यूज नहीं होना है हमें। वैसे तो जब हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे तब हम अच्छे से करेंगे, अभी हम बिल्कुल बेसिक से जो इनकी चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे। 3 इन्होंने स्तर बताए हैं और 6 स्टेजेस बताई हैं, अवस्थाएं बताई हैं। तो चलो अब हम इनके जो प्रिंसिपल हैं, इनका सिद्धांत है, वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो इनका जो सिद्धांत है वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताती हूँ। एक नाम है हाइंस डायलीमिया। हाइंस डायलीमिया, ठीक है। डायलीमिया जो वर्ड है उसको हम हिंदी में दुविधा बोल देते हैं। हाई, इसको हम बोल देते हैं दुविधा। जो हाइंस यहाँ पे है ये किसी पर्सन का नेम था। अब आप सोचोगे कि मैडम ने ये प्रिंसिपल स्टार्ट कराना था कि मैं क्या लिखने लगी। देखो ये क्या है, एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, ठीक है, जिसके ऊपर जो कोलबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट किए, यहाँ से स्टार्ट किया अपना प्रिंसिपल, अपना नैतिक विकास का जो सिद्धांत देना स्टार्ट। देखो ये जो हाइंस एक पर्सन था, इसकी जो वाइफ थी वो एक्सट्रीमली बीमार थी। मतलब वो इतनी बीमार थी कि अगर उसको एक दवाई थी, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर शॉप से मिलती थी, अगर वो दवाई मिल जाती तो और वो उसको मिल जाती हाइंस की वाइफ को तो वो ठीक हो जाती, अदरवाइज वो मर जाती, ठीक है। तो क्या हुआ, ये केमिस्ट की शॉप है, ठीक है, ये हाइंस महोदय हैं, मेरी ड्राइंग थोड़ी पुअर है, ठीक, ये इनके पास जाते हैं केमिस्ट के पास,
कि भाई क्या है, मेरी वाइफ बीमार है और मुझे वो दवाई दे दे। अब जैसे सबको ही पता, कोरोना टाइम में भी लोगों ने क्या किया कि अपने मेडिकल स्टोर पे जो दवाइयों की कीमतें थी कितनी कितनी बढ़ा दी। ऐसे रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है, ठीक है, उनके भी दाम कितने बढ़ गए। सेम वैसी ही मिलती जुलती स्टोरी ही है कि इस केमिस्ट के पास गया भाई, अगर इसकी वाइफ को वो दवाई मिल जाती तो वो ठीक हो जाती। तो ये क्या करता है, 10 गुना उस इंजेक्शन का या उस दवाई का रेट बता देता है। अब यहाँ पे क्या है, इसके पास पैसे नहीं है तो ये दुविधा में फंस गया। क्यों? क्योंकि अगर दवाई नहीं मिलती तो क्या आ जाता है, इसकी वाइफ मर जाएगी। अब इसने क्या सोचा कि पैसे मेरे पास है नहीं और वाइफ को मैं मरने नहीं दे सकता, तो ये क्या करता है, रात को जाता है और वो दवाई क्या कर लेता है, चोरी कर लेता है और इसकी वाइफ क्या है, बच जाती है। अब कोलबर्ग ने लोगों के सामने 3 सिचुएशन रखी कि जो ये हाइंस था इसके पास 3 रास्ते थे। क्या? पहला कि इसका चोरी करना ही क्या है, गलत है, क्योंकि वो क्या है, कानून के नियमों के खिलाफ है। चोरी करना गलत है क्योंकि ये रूल्स के अगेंस्ट है, पहली बात। दूसरी बात, चलो चोरी करना गलत है, मान लो, एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, अरेस्ट करा दो, सरेंडर कर दो, ठीक है, पुलिस हवाले। तीसरी सिचुएशन, आप कहोगे कि नहीं, इसका चोरी करना गलत नहीं है, क्यों लगाया इसके इसने 10 गुना रेट, ठीक है, अगर ना वो लगाता तो इसको चोरी की नौबत नहीं करनी पड़ती। ना चोरी करना गलत है और ना ही वो अपने आप को पुलिस को पकड़वाएगा। तो इस केस में आप होते तो क्या करते इन तीनों में से, ठीक है, ये सपोज आप यू लिख देते हैं, ये तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, आपको क्या ठीक लगता है, आप किस सिचुएशन के साथ जाओगे। तो जब हम किसी ऐसे मोड़ पे आके खड़े हो जाते हैं जहां पर हमें नहीं समझ में आता कि हमें किस रास्ते पर चलना है, वो हमारे लिए क्या है, डायलेमा, दुविधा है। कि जैसे सपोज करो अभी हम फेसबुक पे बहुत सारी पोस्ट देख रहे हैं कि वैसे वो तो बहुत फनी सी पोस्ट है कि अगर आपके नदी में आपका प्यार डूब रहा है, आपका फ्रेंड डूब रहा है, आपका बेस्ट फ्रेंड डूब रहा है, तो आप किसकी हेल्प करोगे। तो वो आपके लिए किसकी सिचुएशन हो जाएगी, डायलेमा की सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। सपोज आपका क्या है, फाइनल सिलेक्शन हो गया, आपने एच टेक क्लियर कर लिया, आपका स्क्रीनिंग हो गया, आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी, आपने क्या है बस इंटरव्यू फेस करने जाना है, बट सडनली क्या है, आपकी मदर की तबीयत खराब हो जाती है, ठीक, तो आप किस सिचुएशन के साथ चलोगे, मदर के पास कोई और रुकने वाला नहीं है और आपका इधर से फाइनल इंटरव्यू है, तो ये जो सिचुएशन है ये भी किसकी हो जाएगी, डायलेमा की, दुविधा की। तो ये सारे किसके हैं, डायलेमा के एग्जाम्पल्स हैं जहां पे एक मनुष्य क्या है, 2 सिचुएशंस के बीच में बुरी तरह से फंस जाता है, उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे, ये हुई दुविधा। बट किसी ना किसी चीज को सोचते हुए आप एक कदम तो उठाओगे, या आप इधर जाओगे या इस सिचुएशन के साथ जाओगे। कि आपने कहा कि मैं किसी रिलेटिव को फोन कर सकती हूँ और वो मम्मी के पास उनको जाएगा कि 1 घंटे का ही तो काम है, मैं रिक्वेस्ट करके उनको मम्मी की सिचुएशन बता के जल्दी से मैं इंटरव्यू दे के आ जाऊंगी। तो आपने डिसीजन लिया तो वो क्या हो जाएगी, आपकी मेंटल रीजनिंग, मानसिक तर्कना, मेंटल रीजनिंग। मतलब जब आप किसी एक सिचुएशन के साथ चल देते हो उसको सही मान के, तो ये उस सही सिचुएशन को जो चुनने का प्रोसेस है वो हमारा क्या कहलाता है, मेंटल रीजनिंग, मानसिक तर्कना। और जब आप इन दुविधाओं में फंस जाते हो तो हम उसको बोल देते हैं मेंटल डायलेमा, मानसिक दुविधा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोलबर्ग है उन्होंने 2 वर्ड दिए थे, कौन से, मेंटल डायलेमा और मेंटल रीजनिंग। मेंटल डायलेमा क्या है,
जब आप दो सिचुएशंस के बीच में फंस जाते हो, आपको नहीं समझ में आता कि आपने किस सिचुएशन के साथ जाना है, वो है मेंटल डायलेमिया। और जब उस पर सोच विचार करके आप जिस सिचुएशन के साथ चलते हो जाते हो, तो वो प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, मेंटल रीजनिंग। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब जो कोलबर्ग थे उन्होंने एक बुक लिखी थी, कोलबर्ग ने, उसका नाम क्या था, साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। क्योंकि एक आते नंबर में बुक्स भी पूछ ली जाती हैं कि किसने कौन कौन सी बुक लिखी है, तो इन्होंने जो बुक लिखी थी वो कौन सी थी, साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। ठीक है, बोलो जल्दी से, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब हम फाइनली चल रहे हैं हमारे इनके जो प्रिंसिपल दिया है वो, चलो। तो इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट की 3 अवस्थाएं दी हैं। एमडी मीन्स मॉरल डेवलपमेंट की इन्होंने 3 अवस्थाएं दी हैं। सबसे पहली है प्री कन्वेंशनल, सेकेंड वन इज कन्वेंशनल, and the third one is post conventional। अब हम इसका नाम करते हैं पूर्व पारंपरिक, सेकेंड पारंपरिक, पश्च या फिर उत्तर पारंपरिक। ठीक है, ये थे हमारे 3 लेवल। ये क्या है, हमारे 3 लेवल हैं। कौन कौन से, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड द लास्ट इज पोस्ट कन्वेंशनल। अब फर्दर इन्होंने आगे इनकी 2 स्टेजेस बताई थी पर लेवल। 2 स्टेजेस जो थी हमारी प्री कन्वेंशनल की, 2 थी हमारी पोस्ट कन्वेंशनल की, और 2 ही थी हमारे कन्वेंशनल की। तो आप एक बार इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसके बाद मैं इसको रब करके प्री कन्वेंशनल की जो स्टेजेस थी मैं इसके बाद लिखूंगी, बिकॉज यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में लिखना थोड़ा सा क्या हो जाएगा कि कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो जाएगी। मुझे थोड़ा स्पेस की नीड होगी, इसमें थोड़ा कंजस्टेड सा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम चल रहे हैं जो इन्होंने प्री कन्वेंशनल की स्टेजेस दी थी उसकी ओर। पहली जो इनकी है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, दंड एवं पुरस्कार की अवस्था। ठीक है, सेकेंड वन है, इसके बहुत सारे नाम आपको मिल जाएंगे। पहला जो नाम है वो है इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन, इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन, सेल्फ सेंटर्ड,
ठीक है। नेक्स्ट है ये सारी इसी के नाम चल रहे हैं, ये नहीं कि अलग अलग स्टेजेस है। ये सेल्फ इंटरेस्ट भी हो सकता है, ये रिलेटिव्स, यहाँ पे सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ इंटरेस्ट, या फिर ये सारे इसी के नाम है तो रिलेटिव्स। बाकी भी जो नाम है जब हम थ्योरी स्टार्ट करेंगे तब करेंगे। हिंदी में इसका है साधनात्मक सापेक्षता उन्मुखता, साधनात्मक सापेक्षता उन्मुखता। साधनात्मकता अपेक्षा उन्मुखता। चल ये नोट कर लो, फिर हम इसकी थ्योरीज जो है वो स्टार्ट करते हैं। उपेक्षता जगह हम सापेक्षता भी इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे सापेक्षता। देखो जो सबसे पहली है ओबीडियंस एवं पनिशमेंट ओरिएंटेशन, दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। इसमें जो स्टेज रहती है, इसमें क्या है, बच्चे को नहीं पता होता कि उसके लिए क्या सही है या क्या गलत। उसके लिए सही क्या है, अगर मम्मी ने क्या किया कि प्रेस कर दी, प्रेस को भी वो नहीं समझता, छोटा सा बच्चा होता है ये, तो जिस चीज के लिए उसको कोई टॉफी मिल गई या जिस चीज के लिए थप्पड़ पड़ गया तो उसके लिए वही नैतिकता है। अगर पनिशमेंट मिल गई, दंड मिल गया, तो उसके लिए वो क्या है, चीज गलत है। अगर उसके लिए कोई टॉफी मिल गई तो उसके लिए वो क्या है, चीज ठीक। बच्चे का खुद का कोई नैतिकता का आधार नहीं होता। बच्चा बाहर एक्सटर्नल जो थिंग्स हैं वो डिसाइड करती हैं उसकी नैतिकता। जैसे मदर ने अगर स्लैप लगाया, मदर उसके लिए क्या है, एक्सटर्नल ही है। खुद ने तो खुद को नहीं मारा ना, किसी दूसरे ने उसको स्लैप लगाया तो उसको पता चला कि मैंने कुछ गलत किया है, इसलिए मम्मी ने क्या है, मुझे थप्पड़ लगाया है, स्लैप लगाया है। और अगर बदले में क्या है, उसको पनिशमेंट नहीं मिली, उसको कुछ अच्छा मिला, उसको एक चॉकलेट मिली, उसको एक टॉफी मिली, तो भी क्या है, उसकी नैतिकता का जो डिसीजन है वो किसी ने लिया, किसी एक्सटर्नल ने लिया, बाहर ने लिया। तो खुद की नैतिकता का आधार इसमें बच्चा खुद ना होकर कोई दूसरा होता है। उसकी नैतिकता का आधार कौन डिसाइड करता है, उसके दंड या फिर उसके पुरस्कार। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारी जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट लेवल है प्री कन्वेंशनल, उसकी इस स्टेज से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे नाम भी हैं। और देखो इसमें क्या है, इसमें एक वर्ड है सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फ सेंटर्ड के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब बच्चा सिर्फ क्या करता है, मैं, ठीक है, आपके दरवाजे में कोई आया, ठीक है, आप बिजी हो, आपने कहा बेटा जाके दरवाजा खोला, मैं तुझे एक टॉफी दूंगी। मतलब बच्चे को पता है अगर मैंने ये काम किया तो मुझे भी कुछ मिलेगा। मतलब हम इसको एक्सचेंज, म्यूचुअल एक्सचेंज भी कह सकते हैं। क्या है, बच्चे ने आपका काम किया, आपने बदले में बच्चे को क्या किया, कुछ रिवॉर्ड दिया, कोई टॉफी चॉकलेट दी। तो पहला ये जो क्वेश्चन पुट हो सकता है वो यहां से हो सकता है कि जो म्यूचुअल एक्सचेंज वर्ड है वो कोल वर्क के कौन से लेवल से या फिर कौन सी स्टेज से रिलेटेड है, तो वो किससे है, इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन से। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, बच्चे आपके लिए काम करेगा और आप किसके लिए काम करोगे, बच्चे के लिए काम करोगे। और जो हमारी प्री कन्वेंशनल लेवल है, हम इसको एक और डिस्ट्रीब्यूटिव रियलिज्म के नाम से भी जानते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव रियलिज्म, ठीक है। कई बार पूछ सकता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव रियलिज्म है
वो कोलबर्ग की कौन से लेवल से कनेक्टेड है, तो वो प्री कन्वेंशनल जो स्टेज लेवल है उससे कनेक्टेड है। ठीक है, तो समझ में आया। और इसमें क्या है, बच्चा हमेशा एक रिवॉर्ड, चाहे वो रिवॉर्ड आप उसकी प्रेज करो या फिर उसको बदले में कुछ ना कुछ उसके लिए काम करो, तो पर्सनल रिवॉर्ड की उम्मीद आपसे रखेगा ही रखेगा। ठीक है, आपने क्या किया, बच्चे को कहा कि मेरी पीठ खुजला दो, तो बदले में क्या कहा बच्चे ने कि मम्मा पहले आप मेरी खुजला दो फिर मैं आपकी। मतलब जब तक आप उसके लिए कोई काम नहीं करोगे वो आपका काम नहीं करेगा। अगर उसने कर भी दिया तो बदले में आपसे 101% उम्मीद रखेगा कि आप भी उसके लिए कुछ ना कुछ करो। सेल्फ सेंटर्ड रहेगा, सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, बच्चा इसमें खुद अपने इंटरेस्ट से क्यों काम करेगा, क्योंकि बदले में उसको क्या है, आपसे कुछ चाहिए। तो ये थी हमारी प्री कन्वेंशनल की सेकेंड स्टेज, इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन, सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ इंटरेस्ट, रिलेटिव्स, पर्सनल रिवॉर्ड बच्चे को चाहिए, म्यूचुअल एक्सचेंज है इस पे। तो ये सारी जो चीजें हैं, हाँ, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक क्वेश्चन आया था कि टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट कोलबर्ग की किस स्टेज से रिलेटेड है। तो टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जैसा तुम मेरे साथ करोगे वैसे मैं तुम्हारे साथ करूंगी। कि अगर अभी हमने कहा कि बच्चा दरवाजा खोलने कब जाएगा, जब आप उसको एक टॉफी दोगे। बच्चा होमवर्क कब करेगा, जब आप उसको एक टॉफी दोगे। आप बच्चे को कह रहे हो कि आज घर पे गेस्ट आ रहे हैं, आपने क्या करना है, अच्छा बिहेव करना है। तो जो आप फास्ट फूड बनाओगे या जो आइसक्रीम पड़ी है बदले में आप उसको दोगे, तो बच्चा क्या करेगा, अच्छा बिहेव करेगा, जैसे को तैसा। तो जो टिट फॉर टैट है वो भी किससे रिलेटेड है, हमारा इस सेकेंड स्टेज से रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिट फॉर टैट जो है वो किससे रिलेटेड है, हमारा जो प्री कन्वेंशनल की सेकेंड स्टेज है उससे रिलेटेड है। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। चले अब आगे, चलो अब हम नेक्स्ट हमारी स्टेज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारी स्टेज का नाम है कन्वेंशनल। अगर हम इनकी एजेस की बात करें कि प्री कन्वेंशनल जो एज है वो रहती है हमारी 4 to 10 इयर्स, और सेकंड जो है वो हमारी रहेगी 10 to 18, और थर्ड रहेगी 18 प्लस। पहली रहेगी 4 to 10, सेकंड कन्वेंशनल जो लेवल है वो रहेगा हमारा 10 to 18, एंड द थर्ड एंड लास्ट पोस्ट कन्वेंशनल एज अबव 18। तो हम करें हमारा कन्वेंशनल लेवल। ये क्या है, हमारा लेवल सेकंड है। इसमें भी क्या है, दो स्टेजेस हैं। पहले दो स्टेज हम कर चुके हैं, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। अब हम करेंगे स्टेज 3 और स्टेज 4। थर्ड स्टेज का नाम है इंटरपर्सनल अकॉर्ड, इंटरपर्सनल अकॉर्ड एंड कंफर्मिटी। इंटरपर्सनल अकॉर्ड और कंफर्मिटी, और इसका सेकेंड नाम है गुड गर्ल और गुड बॉय ओरिएंटेशन। अच्छा लड़का या लड़की या अच्छा बच्चे बच्ची उन्मुखता। हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है। नेक्स्ट है चौथी जो स्टेज है, फोर्थ जो हमारी स्टेज है उसका नाम है कानून एवं व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, कानून एवं व्यवस्था
उन्मुखता। अच्छा, लड़का या लड़की उन्मुखता। अब देखो, अच्छा कन्वेंशनल जो लेवल था इसकी एज रहेगी 10 to 18 ईयर्स। अब इंटरपर्सनल अकॉर्ड और कन्फर्मिटी या गुड बॉय और गुड गर्ल, आपको ये चीज जो याद रहेगी, गुड गर्ल और गुड बॉय। देखो, हम किसी को अगर गुड कहते हैं, दैट मींस क्या है, हम उसकी क्या कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं, उसकी तारीफ। अब तारीफ किसको पसंद नहीं होती अपनी, ठीक है। तो इस स्टेज में बच्चा जो है वो तारीफ पाने के लिए कुछ भी करेगा, कुछ भी करेगा, मतलब ऐसे नहीं कि फरेब करेगा या कुछ, वो उस ऐसे काम करेगा जिससे उसको उम्मीद होगी यहाँ जो है मेरी तारीफ हो सकती है। कैसे, इसको मदर किचन में बिजी है और घर पे गेस्ट आने हैं, तो बच्चा क्या करता है, अपना रूम क्लीन कर लेता है। चाहे वो रूम क्या कर रहा है, अपनी बिखरी हुई जो चीजें हैं उठा के सारी अलमारी में फेंकता जा रहा है, वो तय नहीं कर रहा, कुछ नहीं, बट अपना रूम बाहर से क्या कर रहा है, वो मैनेज कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मम्मी मेरी किचन में बिजी है और जब मम्मी मेरे रूम में आएगी तो मुझे क्या मिलेगी, शाबाशी मिलेगी, मेरी क्या होगी, प्रेस की, वाओ कि तुम बहुत अच्छे हो, वेरी गुड बेटा, तुमने अपना रूम क्या कर दिया, मैनेज कर दिया। एक एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल क्या है कि बच्चे को पता है कि पापा ऑफिस से 7 बजे आ जाते हैं, तो 6:45 क्या करता है, वो अपनी बुक्स उठा के बैठ जाता है, क्योंकि उसको पता है जैसे पापा एंटर करेंगे और वो पढ़ता मिलेगा तो बच्चा क्या करेगा, बच्चे को क्या मिलेगी, तारीफ मिलेगी कि पापा कहेंगे कि वाह मेरा बच्चा कितना अच्छा है, उसका पढ़ाई में कितना ध्यान है, चाहे पूरे दिन में उसने क्या है बुक की तरफ शक्ल ही ना देखी हो उसकी, बट उस टाइम क्या है, वो बुक्स उठा के बैठता है। बस वो किस चीज का बुक है, सिर्फ तारीफ का। तारीफ पाने के लिए वो क्या करेगा, ऐसे ऐसे काम करेगा जिससे उसको क्या मिले, प्रेज मिले, उसका एप्रिसिएशन उसको मिले। तो इसीलिए स्टेज का नाम क्या है, गुड गर्ल और गुड बॉय। मतलब बच्चा क्या है, इस गुड वर्ड को सुनने के लिए अच्छे अच्छे काम करेगा और अपनी तारीफ सुनने के लिए क्या रहेगा, एक्साइटेड रहेगा। नेक्स्ट है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। अब देखो बच्चा क्या है, इस स्टेज तक आते आते क्या बच्चे में सामाजिक जो विकास है वो शुरू हो जाएगा। उसको पता चलेगा कि जो समाज ने मेरे लिए नियम बनाए हैं वो क्या है, अच्छे हैं, मतलब वो नियम मेरे लिए ही बनाए हैं, मुझे ही कहीं ना कहीं वो फायदा करेंगे। अब जैसे किसी ने कहा कि रोड, जैसे हम रोड पे चल रहे हैं, अब हमें पता है कि रेड लाइट अगर हो गई है तो रेड लाइट का मतलब क्या है, स्टॉप हो जाओ। बच्चा क्या करेगा, रेड लाइट को देख के स्टॉप हो जाएगा। उसको पता है कि अगर मैं रेड लाइट से क्रॉस हुआ तो मेरा क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि दूसरी साइड से क्या है, व्हीकल आ रहे होंगे। क्लियर ही है। अब हमें क्या कहा गया कि आपने जो है नंगे पांव जो है नेक फायर्स को हाथ नहीं लगाना, तो ये भी क्या है, एक नियम बनाया हुआ है और पता है हमें कि अगर हमें नेक वायर को नंगे पांवों से या गीले हाथों से हमने टच किया तो करंट किसको लगेगा, हमें खुद को ही लगेगा। तो इस अवस्था में जो बच्चा है वो समाज द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उनको समझने लग जाता है। उसको लगता है कि जो नियम ये बनाए गए हैं वो मेरे लिए ही बनाए गए हैं। अब देखो एक एग्जांपल मैं आपको देखूं कि सपोज करो मैंने क्या किया, मेरी फ्रेंड्स ने ना प्लान बनाया कि आज ना हम लोग पार्टी करेंगे बाहर जाके। अब पार्टी क्या है, पार्टी के लिए तो पैसे चाहिए। अब पैसे मेरे पास है नहीं क्योंकि खर्ची तो मैं क्या करती हूँ साथ के साथ अपने उड़ा देती हूँ। मेरे को 1 मिनट के लिए ध्यान आया, मैंने सुबह देखा था कि घर खर्चे के लिए पापा क्या कर रहे हैं, मम्मी को पैसे दे रहे थे और मैंने देख लिया कि मम्मी अपने पैसे कहाँ रखती है और मैं क्या करती हूँ, चोरी करने चली जाती हूँ। अब चोरी करते करते मुझे ध्यान आया कि चोरी करना तो क्या होता है, गलत होता है, कि मम्मा ने पहले भी सिखाया था कि जो बच्चे चोरी करते हैं उनको पेरेंट्स तो पनिश करते ही करते, साथ में भगवान जी भी उन्हें पनिश करते हैं। और मैं क्या करती हूँ, फटाफट से इस पैसे को रख देती हूँ वहीं पे। तो मुझे ऐसे लगता है कि नहीं, इससे अच्छा तो क्या है मैं मम्मी से पैसे मांग ही लूं। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि अब देखो कि आपके मन में आया एक वर्ड पनिशमेंट, कि अगर मैंने
चोरी की तो मुझे क्या मिलेगी, पनिशमेंट। तो अगर इस तरह का अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि आप चोरी कर रहे थे तो आपके मन में ख्याल आया कि आपको दंड मिलेगा, तो ये कौन सी अवस्था है, हम सोचते हैं पनिशमेंट, ऑर्डर एंड पनिशमेंट। हाँ, ये पक्का किसका है, प्री कन्वेंशनल की पहली स्टेज है। अरे भाई थोड़ा सा ध्यान से देखो कि यहाँ पे तो आपको समझ है सही और गलत की, कि आपको क्या है कि समझ आ गई कि दंड मिलेगा, ठीक है। आपके माइंड में वो कंसेप्ट बना हुआ था, क्लियर था कि चोरी करने पे उस टाइम पे जो हम स्टेज 1 कर रहे हैं, वहां बच्चे को पता थोड़ी ना होता है कि पहले जो काम वो कर रहा है वो सही है या गलत। उसके लिए तो एट द मोमेंट डिसीजन, थप्पड़ पड़ा तो पता चला गलत है। यहाँ तो क्या है, पहले से ही पता है कि अगर चोरी करेंगे तो क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगी। तो जब हमें इस चीज की समझ आ जाती है कि जो काम हम कर रहे हैं वो सही है या गलत, अगर गलत है तो हमें क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, लॉ एंड ऑर्डर का। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। इसके एक दो नाम और भी हैं, इसका है सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, ये भी इसी का ही नाम है, स्टेज 4 का। तो जैसे हमारी जो फर्स्ट स्टेज थी वो क्या थी, डिस्ट्रीब्यूटिव रियलिज्म, यही पढ़ा था हमने। और जो सेकंड हमारी स्टेज है ये क्या है, मोरल रियलिज्म, क्योंकि इसमें मोरलिटी का, नैतिकता का विकास बहुत अच्छे से स्टार्ट होना, रियलिज्म, ये किससे कनेक्टेड हमारा, मोरल रियलिज्म से 10 to 18 है। और इसमें हमने क्या पढ़ा कि जो स्टेज 3 है उसमें बच्चा सिर्फ अच्छा लड़का और अच्छा लड़की बनने की कोशिश करते हैं, और इसमें क्या है, नैतिकता का विकास तो हो ही चुका होता है, मतलब शुरू हो जाता है, और साथ में जो समाज के नियम है उनकी भी हमें क्या है, समझ आनी शुरू हो जाती है। हम जो भी फैसला लेते हैं वो इस चीज को ध्यान में रख के लेते हैं कि हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। तो चले हम अपनी लास्ट स्टेज की ओर। हमारी लास्ट जो स्टेज है वो किसकी है, पोस्ट कन्वेंशनल। इसकी जो एज थी 18 अबव। ये हमारी क्या है, 3rd लेवल है, पोस्ट कन्वेंशनल। इसकी 2 स्टेजेस है, पहली है सोशल कॉन्टेक्ट ओरिएंटेशन और नेक्स्ट है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स ओरिएंटेशन। पहले लिख लेते हैं सोशल कॉन्टेक्ट, ओरिएंटेशन और इंडिविजुअल राइट्स। नेक्स्ट है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स ओरिएंटेशन। पांचवी अवस्था का नाम है सामाजिक संपर्क उन्मुखता और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। सामाजिक संपर्क सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत
उन्मुखता। ठीक है, अब देखो लास्ट स्टेज में बच्चा 18+ हो गया, तो उसमें क्या है, ऑब्वियसली कितने मतलब वो कितना मेच्योर हो गया होगा, कितनी उसमें परिपक्वता है जो वो आ चुकी है। अब हमने जब पढ़ा था कि जो सेकेंड लेवल का सेकेंड स्टेज या फोर्थ स्टेज हम कह लो लॉ एंड ऑर्डर वाली, किसमें क्या है, बच्चे में सामाजिक नियम का ज्ञान बच्चे में आ चुका होता है। अब देखो बच्चे में सामाजिक नियम का अगर ज्ञान आ गया तो उसको ये भी पता चल जाएगा कि मेरे जो है वो क्या क्या अधिकार हैं। इसमें देखो नाम से ही पता चल रहा है इंडिविजुअल राइट, कि जब मैं अपने हक की लड़ाई लड़ूंगी किसी के साथ। अब सपोज करो कि मैं जॉब करती हूँ, मैं कहीं किसी स्कूल में टीचर हूँ और मेरे कलीग हैं वो क्या कर लेते हैं, थोड़ी प्रिंसिपल सर से बटरिंग कर लेते हैं और वो क्या है, उनको जो सैलरी है, जो पे स्केल है हमारा इक्वल है, बट बटरिंग करके क्या है, उनको थोड़ी फर्लो मिल जाती है कि वो हाफ डे जो लेके हैं वो चले जाते हैं, या फिर वो नहीं आते तो उनका कॉलम खाली रहता है। XYZ कोई भी है, जस्ट एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ दे रही हूँ। तो एक दिन क्या होता है, मुझे लगता है कि पानी सिर से पार हो रहा है कि अब तो मुझे लड़ना ही पड़ेगा, तो मैं प्रिंसिपल के पास जाती हूँ और बोलती हूँ कि सर आप मेरे साथ पार्शियलिटी क्यों करते हो, कि जब मैं भी उसी क्लास को टीच करती हूँ, ठीक है, सेम सब्जेक्ट में टीच कर रहे हैं, तो इतनी पार्शियलिटी क्यों। तो वहां पे क्या है, मैं अपने अधिकार, इंडिविजुअल राइट, अपने अधिकार के लिए क्या है, मैं लड़ रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो पार्शियलिटी कर रहे हैं वो क्या है, गलत है। तो जब मैं अपने एक अकेले अधिकार के लिए लड़ूंगी तो वो किसमें आ जाएगा, मेरा सोशल कॉन्टेक्ट ओरिएंटेशन में। ठीक है, फिर क्या आता है, हमारी नेक्स्ट चीज आती है यूनिवर्सल, सार्वभौमिक, जो सबके लिए है। अब देखो कानून जो बनाता है, कानून कौन, हम लोग ही बनाते हैं कानून। अब मुझे पता है कि कानून बदला भी जा सकता है, ठीक है, अगर वो कानून मुझे फायदा नहीं पहुंचा रहा तो हम उस कानून को बदल सकते हैं। और अगर मैं ऐसे तो नहीं ना कि एक अकेली कानून बदल दूंगी, एक अकेली इसमें संविधान बदल दूंगी, इसमें क्या है, मैं भी लड़ूंगी, मेरे साथ और लोग भी लड़ेंगे, बट मैं अपने लिए तो लड़ूंगी, मैं सबके लिए लड़ूंगी। जैसे कि मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ, निर्भया कांड जो दिल्ली में हुआ था, देखो कितने सारे लोग जुड़े थे उसमें, ठीक है, क्योंकि हमारे संविधान में जो रेपिस्ट है उसको फांसी का प्रावधान नहीं दिया गया, बट जब कैंडल मार्च निकाले गए तब सभी लोगों की एक ही डिमांड थी, क्या, कि जो है कानून में संशोधन किया जाए और जो रेपिस्ट है उसको क्या है, फांसी की सजा दी जाए। ठीक है, ये तो चलो एक एज अ होल की बात होगी, पर जैसे महात्मा गांधी है, एक अकेले वो सारी दुनिया के लिए लड़े, नेताजी सुभाष चंद्र बोस सारी दुनिया के लिए लड़े। जब एक इंसान अपने खुद की लड़ाई ना लड़के सभी के लिए लड़ता है तो वो हमारी कौन सी स्टेज हो जाती है, यूनिवर्सल। मतलब जब क्या है, जो इंसान है खुद का स्वार्थ त्याग कर दूसरों के लिए कुछ भावना, मतलब दूसरों के लिए कुछ कर दिखाने की भावना की ओर बढ़ता है। वैसे इस स्टेज तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, क्योंकि आजकल तो क्या है, सब सेल्फिशनेस से भरे हुए हैं, सभी को अपना, बस सभी का ये है अपना सपना मनी, बस बाकी किसी को कोई लेना देना नहीं है। तो ये क्या है, इसमें एक इंसान अपने लिए लड़ता है, इसमें एक इंसान बाकी पूरी दुनिया के लिए लड़ता है, पूरी दुनिया के हित के लिए लड़ता है। तो ये हमारा कौन सा आ जाएगा, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल सिद्धांत। देखो ये हमें सिंपल सी बात है, याद कैसे रखेंगे हम, यूनिवर्सल सार्वभौमिक, सबके लिए जब हम लड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। और जब हम खुद के लिए लड़ेंगे तो अब यहाँ पे लिख ही रखा है इंडिविजुअल, जब खुद के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल राइट्स। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक फिनिश होता है। आज हमने पढ़ा है कोलबर्ग का नैतिक सिद्धांत। तो इसमें से जो स्टेज कितने थे हमारे 6 और लेवल कितने हैं हमारी 3, और इन्होंने जो 2 वर्ड दिए हैं मोरल डायलेमिया और मोरल, बोलो, एक था मोरल डायलेमिया और एक मोरल रीजनिंग, MD और MR, ये 2 वर्ड्स दिए हैं। ठीक है, कल हम करेंगे जीन प्याजे का नैतिक सिद्धांत। ओके।